हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स पॉइंट। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी एमसीक्यूज रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, द रिलेशन दैट द लॉ ऑफ डिमांड डिफाइन इज। लॉ ऑफ डिमांड किन दो चीज़ों के बीच में रिलेशनशिप को डिफाइन करता है? लॉ ऑफ डिमांड हमेशा ही प्राइस और क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी के बीच में रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करेगा। लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंगली प्राइस और क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी के बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप है। अगर प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो किसी भी कमोडिटी की जो डिमांड है वो इंक्रीज हो जाएगी, बट कंडीशन ये है अदर थिंग्स सेम रहनी चाहिए। अदर थिंग्स में अब हम इनकम, टेस्ट, प्रेफरेंस, इन सभी चीज़ों को ले लेते हैं। तो लॉ ऑफ डिमांड इकोनॉमिक्स का एक बेसिक लॉ है जिसके अकॉर्डिंगली प्राइस और क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी के बीच में हम रिलेशनशिप को डिफाइन करते हैं। इसलिए बी आंसर जो है वो राइट ऑप्शन है। व्हाट डू यू मीन बाय मिक्स्ड इकोनॉमी? मिक्स्ड इकोनॉमी, जैसे इंडिया जो है वो एक मिक्स्ड इकोनॉमी है। मिक्स मतलब दो चीज़ों का मिक्सचर होगा। तो किन दो चीज़ों का मिक्सचर है इंडिया में? इंडिया में गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज भी हैं, इंडिया में प्राइवेट ओनरशिप भी है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी है जहां पर पब्लिक और प्राइवेट दोनों ही सेक्टर्स होते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन रहेगा आंसर बी, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट? जीएनपी। जीएनपी का मतलब क्या होता है? जीएनपी का मतलब है टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। एक साल के अंदर कंट्री के बीच में जितनी भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती है उसकी टोटल वैल्यू को हम जीएनपी कहते हैं। ठीक है, अब इसमें राइट ऑप्शन जो है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम द अब्रॉड। राइट, नेक्स्ट है हमारे पास, द मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेस्ड बाय ऑल सोसाइटी इज। हर एक सोसाइटी की बात करें, हर एक कंट्री की बात करें तो सबसे ज़्यादा कौन सी प्रॉब्लम है? सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है स्केयरसिटी की। स्केयरसिटी का मतलब है शॉर्टेज। तो हर जगह पर शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज है। ठीक है, इसलिए डी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। कैपिटलिज्म रेफर्स टू। कैपिटलिज्म एक ऐसी इकॉनमी होती है जहां पर ओनरशिप प्राइवेट हैंड्स में होती है। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है, प्राइवेट ओनरशिप ऑफ कैपिटल गुड्स। अगर हमारी मिक्स्ड इकॉनमी की बात करें तो उसमें प्राइवेट ओनरशिप भी रहती है और गवर्नमेंट ऑन पब्लिक सेक्टर भी रहता है। अगर हम सोशलिस्टिक इकॉनमी की बात करें तो इसमें सिर्फ हमारा गवर्नमेंट का रोल होगा। गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि आपके किस तरह से रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना है, स्केयर रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करना है, वो रहता है सोशलिज्म इकॉनमी में। तो कैपिटलिज्म एक ऐसी इकॉनमी है जहां पर प्राइवेट ओनरशिप ऑफ कैपिटल गुड्स रहती है। इसलिए यहाँ पर राइट आंसर है सी ऑप्शन। अब यहाँ पर ना एक बात नोटिस करना, सी और डी ऑप्शन ऑलमोस्ट एक जैसे हैं। डी ऑप्शन में है प्राइवेट ओनरशिप ऑफ होम एंड कार, तो इकॉनमी से रिलेटेड तो है नहीं, है ना? इकॉनमी से रिलेटेड कैपिटल गुड्स होंगे। सी ऑप्शन इज द राइट वन। नेक्स्ट है हमारे पास, द लॉ ऑफ डिमांड मीन्स। लॉ ऑफ डिमांड कहता है जब भी प्राइसेस राइज होंगे, क्वांटिटी डिमांडेड बाय एनी कमोडिटी फॉल हो जाएगी। इन अदर वर्ड्स, हमारी इकोनॉमी में जब प्राइसेस बढ़ते हैं तो किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाती है। एग्जाम्पल, मैंगो आप अगर 100 रुपये किलो है तो आप घर में 1 किलो लेकर आते हैं। जब मैंगो की कीमत जो है वो
10 रुपये किलो होती है तो आप बहुत सारा मैंगो बाय कर कर ले आते हैं। इसका मतलब प्राइस और डिमांड के बीच में नेगेटिव रिलेशन है। प्राइसेस बढ़ेंगे, डिमांड कम हो जाएगी, प्राइसेस कम होंगे, डिमांड बढ़ जाएगी। बट इसकी कुछ एक्सेप्शंस भी होती है, यहाँ पर कोई भी एक्सेप्शन की बात नहीं हो रही, इसलिए सी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। एज द प्राइसेस राइज, क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी विल फॉल। Which among the following impose a burden on the poor than a rich? यहाँ पर ना डिफरेंट टैक्स की टाइप बताई गई है। प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव, लंप सम, प्रोपोर्शनल टैक्स, ठीक है, टाइप्स बताई गई है। तो मैं आपको ना यहाँ पर 2 टैक्स समझाती हूँ। सबसे पहले है प्रोग्रेसिव टैक्स। तो प्रोग्रेसिव टैक्स का मतलब ये है जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे टैक्स रेट भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो सोच के देखो, अगर गरीब है उसके ऊपर टैक्स कम लगेगा, अगर अमीर है क्योंकि उसकी इनकम बढ़ गई है, इनकम के रिसोर्सेज बढ़ गए हैं, इसलिए उसके ऊपर टैक्स जो है ज़्यादा लगेगा, ठीक है। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? हमें पूछा गया है विच अमंग द फॉलोइंग इम्पोज अ ग्रेटर बर्डन ऑन द पुअर देन ऑन द रिच। तो रिच के बर्डन जो है वो पुअर के ऊपर ज़्यादा, लेकिन रिच के ऊपर कम। तो ये ऐसा होता है रिग्रेसिव टैक्स के केस में, इसलिए बी ऑप्शन जो है राइट होगा। रिग्रेसिव में क्या रहता है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है टैक्स जो है कम होता जाता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपको और आ सकता है, इंडिया में कौन सा टैक्स स्ट्रक्चर है? इंडिया में गवर्नमेंट प्रोग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर को फॉलो करती है। तो आप देखो इनकम टैक्स की स्लैब्स जो है वो इंक्रीज होती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी, जैसे जैसे टैक्स, जैसे जैसे इनकम है वो हमारी बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो इंडिया में प्रोग्रेसिव टैक्स को फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास इन कंटेक्स्ट टू बजट। अच्छा, बजट के बारे में बताया है। तो बजट में कुछ खर्चे होते हैं सरकार के जो प्लान्ड होते हैं, ऑलरेडी डिसाइडेड। हमें पता है कि हमें ये पेमेंट करनी है, लोन लिया था उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना है, या डिफेंस के ऊपर इतना खर्चा होगा। दीज आर दी प्लान्ड वन, पहले सोचा जाता है। दूसरा होता है नॉन प्लान्ड, जो कि एकदम से आ जाता है, जिसको हम सोचते नहीं हैं। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, आपने हर एक पॉइंट को एनालाइज करना है। यहाँ पर डी ऑप्शन जो है राइट आंसर रहेगा। इसको अच्छे से पढ़ते हैं। सेंट्रल असिस्टेंस, सरकार जो हमारी सेंट्रल की गवर्नमेंट है, जो दिल्ली सरकार है हमारी, ठीक है, जैसे भी अगर वो स्टेट को किसी भी तरीके से असिस्टेंस दे रही है, मदद दे रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट मान लीजिए पंजाब गवर्नमेंट को किसी तरीके की असिस्टेंस दे रही है, यूपी गवर्नमेंट को दे रही है, तो ये प्लान्ड नहीं होता, ठीक है। ये तो कई बार ना एमरजेंसी आ जाती है, कोई फ्लड आ गया तो नुकसान हो गया एक पर्टिकुलर स्टेट में, तो उसके अंतर्गत जो है असिस्टेंस प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो ये नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में आता है, इसलिए डी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर रहेगा। What does public sector in the economy means? Public sector का मतलब क्या है? That which is owned by the government. So the C will be right answer. आई होप आपको ये क्वेश्चंस जो है यूज़फुल लगेंगे। अगर आपको और क्वेश्चंस MCQs चाहिए तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे कमेंट में लिखकर भेजिए कि आपको किस टॉपिक पर MCQ चाहिए। थैंक यू एवरीवन।